हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। नेक्स्ट जो है ये लेक्चर आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसके पहले मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बताया था, मैकेनिक्स होती क्या है, उसको किस टाइप से अलग अलग जो है हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में मैंने स्टडी की थी। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 में हम लोग फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज क्या क्या है। तो मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज वही है जो हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, लॉज वही सारी चीजें हैं जो हम लोग प्रीवियस जो है क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वही है। अब जो है जैसे फर्स्ट जो है हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सभी लोग जानते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है हमें क्या बताता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। अगर इसके जो है इस कंडीशन को चेंज करना हो, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करना हो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन है ना, रेस्ट से मोशन में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एक जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि जो है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक लें और इसको हमें आगे ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमें आगे खिसकाना हो, यहाँ पर खिसकाना हो, मान लीजिए यहां से यहां तक करना हो, पोजीशन चेंज करना हो, रेस्ट से मोशन में लाना हो या इसका पोजीशन चेंज करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट लॉ बेसिकली ये बताता है कि फोर्स के बारे में बताता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको कुछ भी चेंज करना हो, उसके जो है कंडीशन में कुछ भी चेंज लाना है या यहाँ तक कि उसको डिफॉर्म भी करना हो, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस जो है कौन बताता है हमें? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसीलिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट then it continues to rest, and if it is in motion then it wants to continue in motion unless an external force is applied on it। तो जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसका जो है जो कंडीशन है, रेस्ट का कंडीशन है, रेस्ट में ही बना रहेगा। मोशन का कंडीशन है, मोशन में ही बना रहेगा। अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट में लाना है तो भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये हमें बेसिकली बताता है अबाउट द फोर्स के बारे में बताता है कि भैया कुछ भी चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? भैया फोर्स जो लगाओगे वो कितना लगाओगे, ये बताता है। क्या बताता है? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए ऑब्जेक्ट, या हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें कौन बताता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम कंजर्वेशन भी कहते हैं। रेट ऑफ, ये इसका स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब फोर्स कितना लगेगा ये हमें बताता है कौन? न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पहले हम देखो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब आप जो है कोई चीज रेस्ट में है, या मान लीजिए कोई जो है ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये जो है m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो m मास का जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई पहले वेलोसिटी u, बाद में वेलोसिटी v, तो मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। पहले मोमेंटम क्या है? mu, जो कि कम है, आपने फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो गया? जैसे कोई चीज जा रहा है उस पर आपने फोर्स और लगा दिया तो क्या होगा? वो आगे और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? जब फोर्स उसी के डायरेक्शन में लगाएंगे तो आगे बढ़ेगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv हो जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu, है ना। ये क्या है? ये फाइनल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और क्या ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। और इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी को हम अगर आगे देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एक फार्मूला आता है जिसको कहते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, F इजिकल टू क्या लिखेंगे? m, और इसको पहचान रहे होंगे आप लोग, क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं तो F U क्या होता है? ma। इसीलिए जब भी न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ पूछा जाता है, आप लोग क्या कहेंगे? F इजिकल टू ma। ये क्या ये कौन है? ये न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताता है। ठीक है,
पहला ला क्या बताया था, फोर्स के बारे में बता रहा था कि फोर्स के बारे में कि आप फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ द रेस्ट या मोशन को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉ कहता है फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ एम ए लगाना पड़ेगा, मतलब आप ए एक्सलेशन लाना चाहते हैं तो एफ फोर्स लगाना पड़ेगा, या एफ फोर्स लगाते हैं तो उसके मास से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। मान लीजिए हमें एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लीजिए ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एक्सलेशन कितना आएगा, एक्सलेशन आएगा 100/10, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, ये जो है बताएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में आपको अच्छे से आ गया होगा। फर्स्ट लॉ के बारे में, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अबाउट दी फोर्स के बारे में, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है कि जब ऑब्जेक्ट को आपको उसके स्टेट को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि कितना मोमेंटम आप चेंज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये दोनों लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम थर्ड पे जो है देखते हैं। थर्ड जो लॉ है, थर्ड जो है क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जो है अब अगर आप किसी चीज पे एक्शन फोर्स लगाएंगे, किसी पे जो है एक्टिव फोर्स, जैसे हम इस बोर्ड को देखें, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बोर्ड से भी जो है हमारे हाथ पे क्या हुआ, एक रिएक्टिव फोर्स जो है जनरेट हुआ, जिसको क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स होगा, ये कहता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन फोर्स कैसे हम इसको समझेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा हुआ है, इसका जो है क्या होगा, वेट होगा, उस वेट के कारण ये क्या होगा, इस सरफेस को क्या कर रहा होगा, एक्शन में ला रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा, इसको दबा रहा होगा, तो ये सरफेस भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये वेट है इसका W, ये जो है सरफेस के नीचे लगेगा, मतलब सरफेस टुवर्ड्स दी सरफेस लगेगा, और तुरंत सरफेस से जो है एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिसको इस केस में क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और भी कई जो है चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए अब इस तरीके से ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक है, और जो है एक जो है गोला इस तरीके से रखा है, एक इस तरीके से रखा है, और एक इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है, ये जो है इसके ऊपर जो है पुश कर रहा होगा, तो इस पे इसका रिएक्शन इसका जो है एक्शन इस पे डाउनवर्ड आ रहा होगा, फिर ये क्या कर रहा होगा, रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, क्योंकि अभी हमने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है बट इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हम इस पे बात करें तो इस पे जो है क्या होगा, एक जो है इसके कारण एक्शन फोर्स इधर होगा, ठीक है, और इसके कारण इस पे रिएक्शन फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ होगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इस वाले ब्लॉक पे इन दोनों को इस तरीके से बनाएं तो इसका एक्शन इस पे इस तरीके से होगा और इसका रिएक्शन इस पे इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो इसका रिएक्शन हम इस पे दिखाएंगे। ठीक है, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसका रिएक्शन इस पे दिखाएंगे और इसका रिएक्शन इस पे दिखाएंगे। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल मात्रा में जो है, बराबर मात्रा में और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन जनरेट होता है। ये कौन कहता है, न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो 3 लॉज हो गए। अब जो है हम आते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ध्यान से देखिए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर एक चीज को जिसको आप जो है, जिसको भी आप चीज जो है, जिसको भी आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे जो है क्या करती है, वो गिर जाती है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप खड़े होकर, चाहे भी जो भी आप इसको जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे ये हमने फेंका, ये क्या है, ये मार्कर है, इसको हमने फेंका, देखिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अर्थ, जो सरफेस है, जो अर्थ है, वो क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है, इसी को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखेंगे कैसे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है 2 मास के बीच, है ना, इफ देयर आर 2 मास, 2 मास हैं, मासिव बॉडी है। मास तो हर चीज में होगा, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, कोई भी पार्टिकल हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब में क्या होगा, मास जरूर होगा। तो 2 मास के बीच लगने वाला जो फोर्स, और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। हमेशा कौन सा फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा।
कैसा होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो दो मास के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स F, वो क्या होगा, इन दोनों मास के जो है मल्टीप्लीकेशन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन मास के जो है जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए जो है क्या है d है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/, में रिलेशन है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेंगे तो जो है फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब दो मास अगर बहुत पास में है तो फोर्स क्या होगा, वो जो है बढ़ जाएगा, और इन्हीं दोनों मास को क्या कर ले, दूर ले जाए तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। इससे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F इक्वल टू होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसी को इक्वल साइन लगाएंगे तो क्या होगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, और यही क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की दो मास के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों मास के जो है क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फार्मूला होता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां g क्या होता है, g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 9th की चीज है। और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यूज में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन न्यूटन, ये क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है क्या है, यूनिट है। और इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही मास भी क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। मास जो है की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे आप यहां रहें चाहे किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, मास की वैल्यू चेंज नहीं करती है। अगर मास जो है स्टैटिक में है, ये नहीं कि डायनेमिक्स में है, वो मोशन करने लगे जो है लाइट की स्पीड से मोशन करेगी तो मास चेंज हो जाती है, वो वेव के नेचर में आ जाती है। तो वहां पे हम इसको नहीं कहेंगे, हम केवल मास के जो है स्टैटिक लेवल की जानकारी जो है हम यहाँ पे देखेंगे, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि ये मास जो है क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां तक हम लोग आ गए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली दो मास के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बारे में बताता है। अब हम जब यही अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कहते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे हमारा वेट जितना है उस वेट से क्या पता चलता है कि हमें जो अर्थ है वो अपने जो है उतने फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। ठीक है, कोई जो है ट्रक है या कोई गाड़ी है तो उसको जिस वेट से, उसका जो वेट होता है हम पता कर सकते हैं कि इतने जो है फोर्स से, वेट का मतलब होता है जितने फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी को वेट कहते हैं उसका। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स एक टाइप का जो है वैल्यू होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, किस फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर दो फोर्स है ना, इफ देयर आर टू फोर्स किसी पार्टिकुलर एंगल पे मिल रहे हैं, F1 मान लीजिए और ये क्या है F2, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, पार्टिकुलर एंगल पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा इसके बारे में बताता है। इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों फोर्स का यूज करते हैं। अगर हम इस इतने ही लेंथ का पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर लें और इतने ही लेंथ का इधर ड्रॉ कर लें तो क्या बन जाएगा, एक ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो इसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो है जो डायगोनल है वही क्या होगा, जो है रिजल्टेंट शो करेगा। रिजल्टेंट को अगर हम R लिखते हैं तो R वेक्टर लिख सकते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये जो है हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। क्यों, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर होता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर में जो है किसी क्वांटिटी को जो है डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द
दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कई चीज जो है, जैसे मास है स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी है स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे जो है क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती हैं, और कुछ जो है वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स, फोर्स के लिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो वेक्टर फॉर्म में हम रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से लिखते हैं, और इसी को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक फार्मूला आता है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और इसका जो है अगर एंगल हमें पता करना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, यहां से अगर इसको ड्रॉ कर लें यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम रिजल्टेंट के बारे में इसको स्केलर के फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसको हम जो है देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, अल्फा है, अल्फा क्या है, डिग्री में आएगा, एंगल है ये। तो tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अगर हमें थीटा दिया है, F1 F2 दिया है, तो हम आसानी से इसका रिजल्टेंट और जो है एंगल जो है आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही क्या कह रहा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम बन रहा है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं कि अगर एक पॉइंट से दो फोर्स किसी पार्टिकुलर एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल पे, तो उसका रिजल्टेंट जो है, जो पैरेललोग्राम बनेगा, उसके जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, उसका रिजल्टेंट शो करेगा। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। स्केलर के जो है संदर्भ में कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये फार्मूला बहुत यूज होता है दो फोर्स अगर किसी पार्टिकुलर एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में हम लोग जो है देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े हैं। फोर्स में जो है क्या होता है, फोर्स में जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो तीन चीजें जरूरी होती है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, देयर इज सम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो फोर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी है, और लाइन ऑफ एक्शन जरूरी है। इन चारों को कैसे, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, हमने एक फोर्स लगाया है ना, ये क्या लगाया, फोर्स। अब जैसे ही फोर्स को हमने ये क्या दिया, डायरेक्शन ही तो दिया, तो डायरेक्शन की जरूरत होगी, ये हो गया। अब मैंने कहा ये जो है कितना फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड बताएं 10 न्यूटन, तो ये 10 क्या हो गया, 10 इज दी मैग्नीट्यूड, क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन, कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, नेक्स्ट इसी लाइन को हम आगे पीछे ड्रॉ कर दें तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड दिस क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो आई थिंक आपको फोर्स के बारे में ये चार चीजें बहुत जरूरी है, वो आपको समझना है, तभी आप आगे जो है इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में जो है समझ सकेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स के बारे में आए। तो फोर्स के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या कहता है, ये कुछ नहीं कहता, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है, और उस जो फोर्स लग रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा दें, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को कहीं भी लगा सकते हैं। इसको हटा के अगर फोर्स को हम यहां लगा दें, ठीक है, इसको हटा के इसी लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स हम इधर लगा दें, तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उस फोर्स
को जो है उसी लाइन ऑफ एक्शन में, सेम डायरेक्शन में कहीं भी हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को जो इफेक्ट आ रहा था सेम इफेक्ट आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, कि इस फोर्स को अगर हम उठा के यहां पे लगा दें तो सेम इफेक्ट आएगा जो पहले इफेक्ट आ रहा था। जो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन में हो रही होगी तो यहां पे लगाने पे भी मोशन में जाएगी, उधर ही जाएगी, कहीं नहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जो है कौन कहता है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता है। तो आई थिंक जो है ये जो है 6 जो बेसिक जो है लॉज हैं अबाउट द मैकेनिक्स वो आपने पढ़ लिया है, और इन 6 के बारे में आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है जाएंगे, जो है जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, वेगनेस थ्योरम क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और इसको आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, और इसको देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।